प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा क्रांति में। इस चैनल की शुरुआत मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मेरा पुराना चैनल गंगा जोशी, जिसमें आपको मैंने हिंदी लिखावट, इंग्लिश हैंडराइटिंग टिप्स जितने भी पूरे दिए थे, व्याकरण दिया था, आप लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया था और आप लोगों को उससे बहुत सहायता मिली थी। उस चैनल से बहुत सहायता मिली थी। कई विद्यार्थियों ने एक एक घंटे के अंतर्गत अपनी लिखावट में अभूतपूर्व आश्चर्यजनक परिवर्तन किए थे। जब तक वो चैनल मुझे रिगेन नहीं हो पाता है तब तक मैं जो है शिक्षा क्रांति से ही आपको पढ़ाऊंगी। ये चैनल अब जारी रहेगा आप लोगों के लिए। और अब ये सीरीज चल रही है हमारी यहाँ पर अक्षर उत्पत्ति क्रांति, ठीक है। जो हम स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, आखिर इन अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी के साथ साथ मैं हिंदी लिखावट के अंतर्गत इन अक्षरों को बनाते कैसे हैं यह भी आपको समझाती जा रही हूँ। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा उत्साह बनाए रखिएगा जैसे आपने पहले चैनल में मुझे सहयोग दिया, ठीक है। इससे पहले 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं जिसमें अ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, छोटी ई की उत्पत्ति। सफर आ चला है हमारा उत्पत्ति क्रांति के अंतर्गत, अक्षरों की उत्पत्ति क्रांति के अंतर्गत बड़े ई में। अब जो है बड़ा ई हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कहाँ नहीं है, इसको हम इस वीडियो में जो है इसका पूरा विस्तार सहित हम अध्ययन करेंगे। देखिए बात क्या है, संस्कृत जो है हिंदी की जननी है। संस्कृत की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको आकार कहाँ से मिला, उन ध्वनियों को, जितनी भी ध्वनियाँ संस्कृत की होती हैं वो ध्वनियाँ कहाँ से आई, ठीक है। एक हमको सोर्स मिलता है कि जिसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं और जिसको शिव सूत्र भी कहते हैं। और महान व्याकरणी पाणिनि जी ने इन सूत्रों से जो हमें ध्वनियाँ मिली थी, उनको जो आकृतियाँ उनसे प्राप्त हुई थी, ध्वनियाँ प्राप्त हुई थी, उनको जो है संयोजित करके सबके लिए, आम नागरिकों के लिए, आम विद्यार्थियों के लिए क्या किया, उनको एक परिष्कृत रूप में संयोजित किया, ठीक है। इन शिव सूत्रों को, जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र, इसीलिए पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी मतलब उसमें 8 अध्याय हैं, 32 उसमें पाद हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनमें पाणिनि जी ने क्या किया, जो भी उनको माहेश्वर सूत्र की, जब वो उसको आधार माना जाता है, माहेश्वर सूत्र को जो है संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है, तत्कालीन जब पाणिनि जी लिख रहे थे, तत्कालीन स्वरूप के आधार पर जो वहाँ पर उनके पास जितनी भी सुविधाएं थी, उनको उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए इन अक्षरों को परिष्कृत रूप से हमारे जन सामान्य के लिए संयोजित किया। देखिए अब ये 14 शिव सूत्र क्या हैं, इनसे जो है हिंदी अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने जहाँ भी देखा अक्षर उत्पत्ति के बारे में मुझे कहीं पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला सिवाय इन माहेश्वर सूत्रों की, ठीक है। अब जो है इन माहेश्वर सूत्रों में जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उसमें पहले के 4 सूत्र क्या हैं, ये नंबर 1 में ये सूत्र है, ठीक है, नंबर 2 में ये सूत्र है, ठीक है। और सूत्रबद्ध पाणिनि जी ने ही किया है, इन अक्षरों को सूत्रबद्ध पाणिनि जी ने ही किया है 14 सूत्रों में, ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो सके। सूत्र नंबर 3, ठीक है, ये है। सूत्र नंबर 4 ये है, ठीक है। अब इसको अच भी बोला जाता है, क्योंकि अ से च तक जो है इनकी सहायता से क्या बने हैं, स्वर बने हैं। और व्यंजन सूत्रों को हल कहा जाता है, उसमें आगे के वीडियोज में उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। अच कहा जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में उठेगा कि अणा तो हम व्यंजन में ले आते हैं,
ठीक है। अणत हम व्यंजन में ले आते हैं। क भी व्यंजन में आता है, इंग भी व्यंजन में आता है, चौ भी व्यंजन में आता है। तो यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, लेकिन ये माहेश्वर सूत्र हैं जो हमको मिले हुए हैं। इनसे जो है जितने स्वर आज के समय में वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए आवश्यक होते हैं, उनका निर्माण जो है इन्हीं स्वरों से हुआ है। ठीक है, इन्हीं स्वरों से हुआ है। जब हम व्यंजनों को बद्ध करेंगे, व्यंजनों को सूचीबद्ध करेंगे, जो आज के हिंदी के रूप में, ये संस्कृत में है, हिंदी के रूप में व्यंजनों को क्या करेंगे, हम जो है संयोजित करेंगे, तो उनमें हम क व्यंजन क को और इन को, चौ को, इनको व्यंजनों में रखते हैं। शायद आपका जितना भी संशय था दूर हो गया होगा। ये जो है सूत्र हैं, ठीक है, ये स्वर और व्यंजनों में अभी हमने सूचीबद्ध नहीं किया है इनको। ठीक है, जो आज की भाषा है, आज की हिंदी भाषा है, उसमें स्वर और व्यंजनों को छांट करके इन्हीं सूत्रों से हमने स्वर भी छांटे हैं और व्यंजन भी छांटे हैं। अब एक मैं आपको रुचिपूर्ण बात बताती हूँ, जो मैं आज बड़ी, देखो छोटी ई आई है यहाँ पर पहले सूत्र में। पाणिनि जी के जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो शिव सूत्र हैं 14, उसमें छोटी ई भी आई है, अ भी आया है, ओ भी आया है। ठीक है, ये मूल स्वर आए हुए हैं, लेकिन कहीं आ आया नहीं आया। आ को बनाना मैंने कल आपको बताया था, बहुत रुचिपूर्ण वीडियो है, बहुत ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप जरूर जो है चैनल को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, अब जो है बड़ी ई की उत्पत्ति कैसे हुई, हम जो है क्या लिखेंगे, कितनी बार सोचा कि आप अच्छा काम करेंगे। अब कितनी, छोटी ई तो हमें आता है, जब हमें बड़ी ई लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, यानी बड़ी ई की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। इन्हीं अक्षरों में फेर बदल करके इन्हीं अक्षरों से हम क्या बनाएंगे, पूरे स्वर और व्यंजनों की वर्णमाला बनाएंगे। ठीक है, अब देखो बड़ी ई की उत्पत्ति में पहली स्थिति होती है छोटी ई। थोड़ा मैं इससे लिख लूं, छोटी ई। देखो बड़ी ई की स्थिति ये होती है, छोटी ई ये है छोटी ई। अभी मैं बड़ी ई को, छोटी ई का मैंने आपको क्या बताया है, पूरा क्या बताया है, पूरी आकृति बताई है कैसे, छोटी ई धन छोटी ई। ठीक है, छोटी ई धन छोटी ई। अगर एक छोटी ई में दूसरी छोटी ई जोड़ेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होती है, किस परिस्थिति में प्राप्त होती है? पहली स्थिति है, सबसे सरल स्थिति है, बड़ी ई छोटी ई धन छोटी ई क्या है, बड़ी ई। एक स्थिति तो हमारा बड़ी ई। थोड़ा इसको जूम करके दिखाइए। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई, इसको जूम कीजिए थोड़ा सा, छोटी ई धन छोटी ई क्या हो गया, ये बड़ी ई बन गया। पहली स्थिति है बड़ी ई के। हमें बड़ी ई कहाँ से प्राप्त हुई, बड़ी ई जो हमारे ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें जो हमें छोटी ई मिलती है प्रथम सूत्र में, इस छोटी ई को हम 2 बार जोड़ेंगे, ई धन ई, तो ई बनता है, बड़ी ई बनता है। पहले ये प्रथम स्थिति है, बड़ी ई बनने की प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति है ये बड़ी ई बनने की। अब दूसरी स्थिति में बड़ी ई कैसे प्राप्त होता है बताती हूँ आपको। ठीक है, अब जो है छोटी ई, अब हमको बड़ी ई की तो प्राप्त हो गई, ये बड़ी ई तो प्राप्त हो गई है हमको। ठीक है, अब छोटी ई, अब अगर हम छोटी ई में, बड़ी ई अब हमको मिल चुकी है। ठीक है, अब स्थिति क्या बनती है, छोटी ई धन बड़ी ई। ठीक है, छोटी ई धन बड़ी ई, ये भी क्या प्राप्त होता है, हमें बड़ी ई प्राप्त होती है। इसमें भी छोटी ई धन बड़ी ई,
क्या इसको जमा भी बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको जमा भी बोलते हैं। ये बड़ी ई हमको मिल गई, यानी हमको अपने स्वर वर्णमाला के अंतर्गत जो स्वर आता है उसका चौथा स्वर हमको मिल चुका है, बड़ी ई। ठीक है, ये है स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2। ठीक है, ये बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत ही विस्तार बातें हैं, शायद कहीं पर भी आपको ना मिले तो मेरा चैनल फॉलो कीजिएगा। ओके, तो अब जो है स्थिति नंबर 2 आ गई। स्थिति नंबर तीसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, बड़ी ई, अगर हमें बड़ी ई और बड़ी ई का संयोजन करना हो तो हमें ना ई ना ओ मिलेगा ना ए मिलेगा, बड़ी ई धन बड़ी ई। अगर दोनों को संयोजित करना हो तब भी हमको बड़ी ई ही प्राप्त होती है। दोनों बड़ी ई को हम जोड़ देंगे तो तब भी हमको ये बड़ी ई ही प्राप्त होती है। अक्सर आप ढूंढते होंगे कि अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको कहीं भी संतोषजनक विवरण नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कोई जानने की, इतने गहराई में जानने की कोई कोशिश ही नहीं करता है। अक्षर हैं हमारे, कहीं न कहीं से तो आए होंगे। ठीक है, जिन खो जाती न पाइयां गहरे पानी पैठ। ठीक है, मोती को अगर ढूंढना पड़ता है तो हमें छलांग लगानी पड़ती है, हमें पानी में ढूंढना पड़ता है, तभी वो चीज़ मिलती है। ठीक है, ये स्थिति नंबर तीसरी आ गई। तीसरे तरीके से हमें ई प्राप्त हो गया है, बड़ी ई प्राप्त हो गया तीसरे तरीके से। अब चौथा तरीका आपको बताती हूँ। अगर हम बड़ी ई में, अब बड़े में छोटा जोड़ दिया तो क्या कोई दूसरी चीज़ मिलेगी? नहीं। ई और बड़ी ई एक ही स्वर के, एक ही परिवार के सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। इससे न अ मिलता है, इनमें संयोजन होकर के न अ मिलता है। अभी संयोजन कर करके मैं ए भी बनाऊंगी, ओ भी बनाऊंगी। ठीक है, तो अब चौथी स्थिति क्या आती है? चौथी स्थिति आती है, अगर जो है देखो, छोटी ई में बड़ी ई जोड़ा तब भी हमको बड़ी ई मिला। ठीक है, ई छोटी जोड़ा तब भी हमको बड़ी ई मिला। अब हम बड़े को पहले ले आते हैं, देखिए क्या इसका परिणाम होता है, बड़ी ई धन छोटी ई, बड़ी ई जमा छोटी ई, बड़ी ई जमा छोटी ई, तब भी हमको क्या मिलता है? बड़ी ई मिलता है, तब भी हमको बड़ी ई मिलता है। ये जो है हमारे बड़ी ई प्राप्त करने का चौथा तरीका है। बड़ी ई प्राप्त करने का चौथा तरीका है ये। देखिए, ये बड़ी ई प्राप्त करने का हमारा चौथा तरीका। 4 तरीके से हम बड़ी ई प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें देखो, सबसे पहले मैंने जो ये अक्षरों की उत्पत्ति क्रांति पूरी ये सीरीज चलाई है, तो अब मैंने आपको 4 अक्षर जो है हमको मिल गए हैं, 4 स्वर मिल गए हैं। ठीक है, 4 स्वर मिल गए हैं। देखिए कौन कौन से 4 स्वर मिले? अ मिला, ठीक है, छोटी ई मिली, अ मिला, आ भी मिल गया था पहले वाले वीडियो में। आ कैसे बनाया, आप वीडियो को देखिएगा, आ कैसे मिला। क्योंकि कहीं भी माहेश्वर, देखिए यहाँ से अच बोलते हैं इसको, कहीं भी माहेश्वर सूत्र में आ नहीं है, आ का वर्णन नहीं है। आ को हमें प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखिएगा आ कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, उसकी भी अलग अलग स्थितियां हैं, आ हमको जैसे मिला। ठीक है, अब जो है आ मिल गया, छोटी ई मिल गई, बड़ी ई मिल गई, 4 स्वर हमको यहाँ पर मिल गए। अब बड़ी ई की आकृति हम बनाएंगे कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, बड़ी बहुत बड़ी बना करके, और कहाँ गलतियाँ होती हैं बड़ी ई बनाने में भी, ये भी बताऊंगी मैं। देखिए ये जो है, सबसे पहले आधार दें। ठीक है, अब गलती कहाँ पर होती है ये भी बताऊंगी। फिर इस कोने को यहाँ से जो है, यहाँ से इसको इधर बाएं की तरफ खींचें, आधार के अंतिम भाग को बाएं की तरफ खींचें और खींचें इसको, और मोड़ काटें, ऐसे करके मोड़ काटें। मोड़ काटने के बाद
ये दोनों जो है ये दोनों, ये इसका भी अंतिम भाग, इसका भी अंतिम भाग, ये दोनों बराबर में आने चाहिए। ये नहीं कि ये आगे आगे चले जाएगा, ये ऐसे आगे चले जाएगा फिर इसको घुमाएंगे तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कोशिश क्या करनी है, इसी कोने तक इसका कोना भी लाना है, फिर मुड़ जाना है। ठीक है, और लगभग अगर हो सके तो यहाँ से यहाँ की जितनी मोटाई है और यहाँ से यहाँ तक की जितनी मोटाई है उसको बराबर रखते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ते हुए ये अंतिम भाग को, इस आकृति के अंतिम भाग को थोड़ा सा ऊपर को मोड़ते हुए ये काट देना है। और कटा हुआ, ये बिल्कुल कटा भाग खुला नहीं छोड़ना है, ये बंद हो गया। और इसकी जो शिरोरेखा होती है, पंक्ति होती है, पूरा ढकें, अक्षर को पूरा ढकें और ऊपर से बड़ी ई की मात्रा चिन्ह लगा दें। ठीक है, ये बड़ी ई हमारी बन गई। ठीक, अब गलती कहाँ पर होती है, हम स्कूलों में क्या देखते हैं, घर में स्कूल में लिखो, अच्छा लिखो, आपकी लिखावट अच्छी है ही नहीं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है ही नहीं, लिखो अच्छा लिखो कहना छोड़ दें। ठीक है, बच्चे को तरीका बताएं। अब गलती कहाँ पर होती है, गलती यहाँ होती है। देखिए अब मैं गलती बताती हूँ। सबसे पहले अगर बच्चे को ई बनाओ कहा जाता है तो सबसे पहले ये डॉट सिस्टम दिया जाता है बच्चे के हाथ में, ये डॉट सिस्टम, ये काटा ये काटा। ठीक है, अब बच्चा फिल करो, इसको जो है मिलाओ, डॉट डॉट को मिलाओ, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। सबसे पहले बच्चे से बोलिए कि ये आधार बनाइए। और दूसरी गलती कहाँ पर होती है, दूसरी गलती भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरी गलती, अगर उसको ई बनाना सिखाना है तो बच्चा ऐसा करता है, ये अगर ऐसा ई बनाएंगे तो लिखावट कैसे अच्छी बनेगी, आप समझिएगा ना। उसको देखिए, हर चीज़ की एक तकनीक होती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया है। हम जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, विद्यार्थियों, कोई भी चीज़ उसका कोई सिस्टम होता है। ठीक है, कोई तकनीक होती है। जैसे वाटर बोतल खोलने का, बच्चे को बताइए कि आप जो है घड़ी की दिशा के विपरीत इसको घुमाएंगे, पानी की बोतल का ढक्कन, तो क्या होगा, बोतल खुलेगी। अगर घड़ी की दिशा की ओर इसको खोलेंगे, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं वैसे ऐसे बंद करेंगे तो ये क्या होगी, बंद होगी। बच्चा कभी भी जो है, कोई भी किसी को भी अगर सिखाना है तो हम पहले तरीके से उसके आधार से सिखाएं, उसकी जो है सबसे पहली सीढ़ी से सिखाएं। अब देखिए यहाँ पर ये गलती होती है, अब इस गलती को दोहराना नहीं है। सबसे पहले ये अंतिम भाग खुला नहीं होता है। दूसरा, बिना आधार के ई नहीं बनता है। अब मैं ई के भाग आपको बना करके दिखाती हूँ। जो हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर और आपका संशय दूर कर दूं। देखिए, स्वर क्या है, मूल है, इनको कोई खंडित नहीं कर सकता है। लेकिन ई बना कैसे, मैं उसके भागों को बता रही हूँ, ई को मैं काट नहीं रही हूँ। ठीक है, ई के भाग, वो ई बना कैसे, जैसे ई है तो हम बिल्कुल इसको जो है इसके भाग नहीं कर सकते हैं। ये जो है विखंडित रूप में मिलता ही नहीं है, स्वर हमको विखंडित रूप में मिलता ही नहीं। आ है तो अ है, ठीक। लेकिन अ बना कैसे, किन किन आकृतियों को हमने आपस में मिला करके अ बनाया, मेरा मतलब इससे है। ठीक है, जैसे ई में भी कौन कौन सी हमने ऐसी आकृतियां अपनाई कि हमें ई बना। देखिए ये है पहला भाग, आधार। ठीक है, कभी भी ई बनाते हैं तो आधार जरूर दें। और फिर इस भाग को बाएं की तरफ, इतना आप बाएं की तरफ खींचें, मोड़ काटने के बाद जो है इन दो भागों को बराबर कीजिए। फिर जितना मोड़ ये काटा है उतना ही मोड़ दूसरा काटे, थोड़ा ऊपर की तरफ, इतना कर दीजिए। फिर इसको जो है ऐसे काट दीजिए और पूरा इसको ढक दीजिएगा। दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे। अब भाग नंबर 1, 2, यहाँ 3 और शिरोरेखा 4,
ऐसे बना ई हमारा। प्यारे विद्यार्थियों, अब बड़े ई की भी खोज हो गई, कैसे बना। अब इससे आगे हम चलेंगे छोटे ऊ और बड़े ऊ को एक ही साथ बताऊंगी मैं, छोटे ऊ और बड़े ऊ को। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये माहेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। एक हमको भगवान शिव की नटराज रूप में नाचती हुई जो तस्वीर मुद्रा दिखाई देती है, उस स्थिति में कहते हैं कि भगवान शिव के डमरू से जो है हमारे क्या निकले, इतनी ध्वनियाँ निकली। ठीक है, 14 बार नव पंच कहा गया है, यानी 9 धन 5 नव पंच बार जब भगवान शिव ने उस मुद्रा में डमरू बजाया था, नटराज की मुद्रा में, भगवान नटराज की मुद्रा में डमरू बजाया था, तो उससे ये ध्वनियाँ निकली जिनको महर्षि जिनको जो है व्याकरणीय पाणिनि जी ने संयोजित करके हमारे सामने रखा संस्कृत के रूप में। अब हिंदी जो है संस्कृत की बेटी है, तो इन्हीं अक्षरों का जो है हिंदी में आगमन हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको जो भी मैं पढ़ाती हूँ इससे कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस संशय को मुझ तक पहुँचाइएगा। और 2 लाइनें मेरे साथ, 2 पंक्तियाँ ज़रूर गाइएगा। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके। 2 पंक्तियाँ मेरे साथ ज़रूर गाइए। और एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। जय हिंद, जय भारत।